हेलो बच्चों, पिछली क्लास में हमने देखा कि कोनिक किसे कहते हैं, ट्रेसिंग ऑफ कोनिक के लिए किन किन बातों की आवश्यकता पड़ती है। आज हम देखेंगे कि ट्रेसिंग करने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको हमको यूज़ करना रहता है। तो देखिए, सबसे पहला जो है इसमें आपको वैसे तो पहला जो पॉइंट है आपका वो है नेचर ऑफ द कोनिक। नेचर ऑफ द कोनिक जो है वो आपको पहले निकालना पड़ता है, उसके बाद ही जो है आप सेंटर वगैरह निकालते हैं। तो नेचर ऑफ द कोनिक मतलब क्या है कि कोनिक कौन सा है, कोनिक क्या है, मतलब वो इलिप्स है, हाइपरबोला है, पैराबोला है, ये क्या है, ये आपको देखना पड़ता है। पहले देखते हैं। तो उसके लिए देखिए हम क्या करते हैं कि जैसे जो है ये आपका जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है और ये जो है आपका एक इसके एजिम्टोड का इक्वेशन हम निकालते हैं। तो इसका एजिम्टोड देखिए, आप जानते हैं कोई भी सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन है तो उसमें जो एजिम्टोड है उसमें सिर्फ एक कांस्टेंट का अंतर होता है। जैसे देखिए यहाँ पर हमने किया इसको, तो ये जो है आपका एक इक्वेशन के साथ सिर्फ क्या प्लस लैम्डा हो गया और बराबर 0। अब चूंकि ये एजिम्टोड का इक्वेशन है तो ये दो स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, दो स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा यदि मान लीजिए। तो अब उनकी पैरेलल लाइंस जो हैं वो हम देखेंगे कैसे होती है। तो आप सभी जानते होंगे, शायद आपने पहले पढ़ा होगा स्कूल में, कि आप जब करते हैं इसको तो जो दो स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन, दो स्ट्रेट लाइन होती हैं इस इक्वेशन से जो देते हैं ax² + 2hxy + by², ये जो समीकरण है, इस समीकरण जो हम देते हैं ये जो जिन दो सरल रेखाओं को निरूपित करती हैं जो कि ओरिजिन से जाती हैं वो इन्हीं के जो पैरेलल होती हैं, जो इनके द्वारा दो सरल रेखाएं होंगी उनके पैरेलल ये दो सरल रेखाएं होंगी। तो अब देखिए इनसे हमको क्या मिलता है। इसको यदि हम सिंप्लीफाई करें, हमने मान लीजिए x² से डिवाइड कर दिया, इस टर्म से आपको मिल गया by/x², यहाँ से आपको मिल गया है 2hy/x और यहाँ से मिल गया है आपको +a = 0। अब ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप सब जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो किन किन कंडीशंस में इमेजिनरी होते हैं, रियल होते हैं और बराबर होते हैं। जैसे आप जानते हैं कि ax² + bx + c = 0, अगर ये समीकरण होता है तो इसमें b² - 4ac जो है ये ग्रेटर देन 0 होता है तो रियल रूट्स होते हैं, b² - 4ac लेस देन 0 होता है तो इमेजिनरी रूट्स होते हैं और ये बराबर 0 होता है तो रियल, लेकिन दोनों कोसिडेंट रूट्स होते हैं। उसी को हम ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमने लिया, ये जो है हमने ले लिया b² - 4ac किया, ये ग्रेटर देन 0 है। यहाँ से हमको सिंप्लीफाई करने से मिल जाएगा h² - ab ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से देखिए आप ये देखते हैं कि यहाँ से हमको दोनों रूट्स पॉजिटिव मिलेंगे। दोनों रूट्स पॉजिटिव मिलेंगे मतलब y/x की जो दो वैल्यूज़ मिलेंगी वो दोनों क्या होंगे, रियल होंगे। जैसे मान लीजिए y/x का जो एक मान है, मान लीजिए y/x का एक मान c1 है और एक मान y/x का c2 है। तो अब यहाँ से देखिए एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। तो अब ये जो दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं इनके जो पैरेलल लाइंस होंगी वो यहाँ से हमको मिलेंगी। इसका मतलब क्या है कि आपको दो रियल एजिम्टोड्स मिल रहे हैं। तो जब दो रियल एजिम्टोड्स मिल रहे हैं तो इक्वेशन जो है हाइपरबोला का ही होगा, क्योंकि हाइपरबोला में ही हमको दो रियल एजिम्टोड्स मिलते हैं। तो इस तरह से ये वाला केस आपको मिल जाता है कि h² - ab ग्रेटर देन 0 है तो उस समय क्या मिलेगा, जो कोनिक है वो हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। तो यदि हमको सवाल जब दिया जाएगा और हम देखेंगे तो हम यही देखेंगे सबसे पहले कि h² - ab का मान क्या है, या h² ab से बड़ा है या छोटा है। अब देखिए सेकंड इसमें देखते हैं हम, सेम इसी को जो हम लेंगे कि h² - ab लेस देन 0 है। तो लेस देन 0 है मतलब क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे y/x के, मतलब y/x के इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे, मतलब देयर इज़ नो स्ट्रेट लाइंस पैरेलल टू, मतलब इसमें जो आपको ओरिजिन से जाने वाले दो स्ट्रेट लाइंस मिल रहे थे वो नहीं मिलेंगी, अर्थात इन्हें जो पैरेलल लाइन होंगी वो भी नहीं मिलेंगी। अर्थात यहाँ पर क्या होगा, इस समीकरण से आपको कोई भी लाइन नहीं मिल रही है, मतलब कोई भी एजिम्टोड नहीं है। जब एजिम्टोड नहीं है मतलब क्या, एक बंद कर्व है, मतलब दैट इज इलिप्स। तो इस तरह से क्या है, ये वाला केस जो है आपका h² - ab लेस देन 0 जो है ये इलिप्स का केस हो जाता है। इस तरह से कि इस केस में जो है आपका जो भी दिया रहेगा समीकरण वो क्या करेगा, इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक उसी प्रकार से हम लेते हैं जब h² - ab बराबर 0 यदि आ जाता है तो h² = ab अगर हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि एक ही एजिम्टोड होगा, मतलब दोनों लाइन जो है समान हो जाएंगी, समपाती हो जाएंगी और इस तरह से हमको यहाँ से भी एक ही लाइन मिलेगी, अर्थात एक ही एजिम्टोड मिलेगा। एक एजिम्टोड मिलेगा मतलब ये पैराबोला का केस है। आप सब जानते हैं पैराबोला का एक ही एजिम्टोड होता है। तो इस तरह देखिए हमको ये केसेस मिल जाते हैं। जब h² ग्रेटर देन ab है तो हाइपरबोला, लेस देन है तो इलिप्स, बराबर है तो पैराबोला। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जब a = 0 है, ab है और h² 0 है तो सर्कल मिलता है। तो आप पहले से ही जानते हैं और ये भी आप पहले से पढ़े हुए, डेल्टा का मान जब 0 होता है तो दो स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए हमको जो सेकेंड पॉइंट रहेगा हमारा इसमें निकालने का, वो सेकेंड पॉइंट जो रहेगा वो है सेंटर ऑफ द कोनिक। तो अब यदि मान लीजिए हम सेंटर ऑफ द कोनिक जो है वो ले रहे हैं, इस तरह से हमने इसको पहले लिख दिया था दरअसल, जबकि इसको हमको बाद में लेना चाहिए था। तो ये जो है आपका सेंटर ऑफ द कोनिक है,
इसको कहते हैं सेंटर। वो पॉइंट कहलाता है जिससे होकर जाने वाले जो कॉर्ड्स हैं वो बाइसेक्ट होते हैं उस पॉइंट पर। वहाँ पर जो है कॉर्ड जो है वो क्या होते हैं, बाइसेक्ट होते हैं। तो अब देखिए उसको हमको निकालना है सेंटर को, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, समीकरण में इसको हम x बार y बार मान लेते हैं कि सेंटर है, और इस पॉइंट पर हम क्या करते हैं, इसको ओरिजिन को ले जाते हैं। अब ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे तो देखिए इस तरह से समीकरण आपका बन जाएगा। आप उसको रख देंगे। हमने आपको पिछले वीडियो के लेक्चर में आपको बताया था कि जब हम चेंज करते हैं तो x बराबर हो जाता है एक्स डैश प्लस एक्स बार, y बराबर हो जाता है वाई डैश प्लस वाई बार। इस तरह से ये आपने रख दिया। तो इस तरह से आपने इसको रख करके सॉल्व किया। सॉल्व करने से देखिए ये कुछ टर्म्स हमारे जो एक्स डैश वाई डैश वाले टर्म्स हैं ये हमारे अलग हो गए। देखिए इस तरह से हमने कॉमन ले करके निकाल लिया। और बार वाले टर्म्स में देखिए ये सब पूरा आ गया। पूरा समीकरण जैसा ही है। जैसे अगर मान लीजिए इस समीकरण को हमने एफ एक्स वाई से डिनोट किया, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को यदि हम एफ एक्स वाई से डिनोट करते हैं तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन हो जाएगा ये एफ एक्स बार वाई बार हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हो जाएगा ये एक्स बार वाई बार। अब देखिए यहाँ पर जो है ये जो एक्स बार वाई बार है वो सेंटर है। सेंटर है मतलब क्या है कि वो बाइसेक्ट करेगा कॉर्ड जो जाएगा उसको। तो हम मान लीजिए अगर x1 y1 एक पॉइंट लेते हैं कोनिक पर, तो स्वाभाविक है -x1 -y1 भी एक पॉइंट होगा जो कोनिक पर ही लाई करेगा। इस तरह से दोनों पॉइंट जो है कोनिक के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो अब देखिए हमने x1 y1 से सेटिस्फाई करवा दिया, तो हमको देखिए ये मिल जा रहा है इस तरह से। और ये हमने उसको लिखा है एफ एक्स बार वाई बार, जो लास्ट वाले टर्म थे हमने आपको बताया अभी। और ये देखिए यहाँ पे हमने लिख लिया इस तरह से, क्योंकि ये एफ एक्स वाई का ये मान है तो एफ एक्स बार वाई बार का ये मान हो जाएगा। अब इस प्रकार देखिए हमने इसको -x1 -y1 से भी सेटिस्फाई करवा दिया इक्वेशन को, तो ये मिल जा रहा है इस तरह से। अब ये जो समीकरण नंबर 4 है और समीकरण नंबर 3 है वो सेम होंगे। अब ये सेम होंगे तो इसके लिए क्या होना जरूरी है फिर, क्योंकि यहाँ तो माइनस माइनस आ जाएगा, बाकी उस पर सब में प्लस है। तो इस तरह से कि बाकी टर्म्स तो समान हैं, तो दोनों समीकरणों को समान होने के लिए ज़रूरी हो जाएगा कि x1 का गुणांक और y1 का गुणांक ये दोनों 0 हो जाएं। तो देखिए ये हमने 0 ले लिया। अब यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करके हम x बार y बार का मान निकाल सकते हैं। आप सभी जानते हैं युगपत समीकरण है, आपको सबको सॉल्व करना आता है। तो आप जो है ये x बार की वैल्यू आ जाएगी और ये y बार की वैल्यू आ जाएगी। इस प्रकार से ये जो है आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। इसके बाद देखिए समीकरण हमारा कैसा बन जाता है। ये समीकरण इस तरह से बन जाएगा। अब हम इस एफ एक्स बार वाई बार को सी डैश लिख देते हैं। अब देखिए ये हमने सी डैश लिख दिया। अब इस सी डैश की वैल्यू निकालनी है हमको। तो वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये हमने पूरा लिखा हुआ है एफ एक्स बार वाई बार जो हमने पिछले उसमें लिखा। अब इसमें वैल्यू रख देंगे हम एक्स बार की और वाई बार की। ये देखिए हमने रख दी। यहाँ पर पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे, बाद में रखेंगे। तो देखिए ये टर्म हमने लिया, ये टर्म का एक पॉइंट, इसका एक लिया, ये 2 है। इसमें से भी हमने एक लिया, ये जी एक्स बार 2 है, तो एक हमने ले लिया। वैसे ही हमने बी वाई बार स्क्वायर, इसमें से एक बचा था जो एक यहाँ लिए थे, एक यहाँ ले लिए। उसी प्रकार से ये 2f वाई बार है, इसमें से एक हमने यहाँ ले लिया और बच गया। देखिए यहाँ से एक, यहाँ से जी एक्स बार एक बचा, यहाँ से एफ वाई बार एक बचा है और जो सी है वो बचा है। तो इस तरह से ये हो गया। अब देखिए आप देख रहे हैं यहाँ से हम एक्स बार को कॉमन निकालेंगे तो देखिए ये मिल जाता है। वाई बार को यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे इसमें से, तो ये आपको मिल जा रहा है। अब आप जान रहे हैं जब हमने सेंटर की कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए जो इक्वेशंस लिए थे वहाँ पर इसका मान 0 आया, इसका मान भी 0 आया। तो इस तरह से ये 0 हो गया। हमारा क्या बचा, ये जी एक्स बार प्लस एफ वाई बार प्लस सी। यहाँ पर जब एक्स बार और वाई बार की वैल्यू रख देते हैं हम, वैसे तो सी डैश की वैल्यू इसी हम सवाल हल करने में इसी को यूज़ करेंगे। यही वैल्यू जो है हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ज़्यादा ईजी पड़ता है, एक्स बार वाई बार निकाल के इसको रख देते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए सिंप्लीफाई करके निकालना है तो देखिए सी डैश की वैल्यू हम इसको रख देते हैं, एक्स बार वाई बार की वैल्यू रख कर सॉल्व करते हैं तो सी डैश की वैल्यू इस तरह से आ जाती है। डेल्टा क्या है, ये डेल्टा देखिए आपने पहले पढ़ा है, जब 2 स्ट्रेट लाइन्स आपने पढ़ा होगा, सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन 2 स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, तो जो डेल्टा है वो 0 होता है। ये एक डिटर्मिनेंट होता है, 3/3 डिटर्मिनेंट मिलता है और उसकी वैल्यू 0 होती है उसमें स्ट्रेट लाइन्स के केस में। यहाँ पर सी डैश की वैल्यू ये है। यहाँ पर देखिए ये हमने लिख दिया, डेल्टा की वैल्यू ये होती है ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। तो इस तरह से आपको मिल जाता है। अब इसकी वैल्यू हमने समीकरण में रख दी, तो समीकरण इसमें 5 में हमने इसको रख दिया है, तो ये AX डैश स्क्वायर प्लस BY डैश स्क्वायर ये आपकी सी डैश की वैल्यू आ गई। तो इसके बाद देखिए नेचर तो हम देख ही चुके हैं। अब इसकी हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे इसके आगे के और पॉइंट्स जो भी होते हैं, किस प्रकार से हम एक्सेस निकालते हैं, किस प्रकार से हम उसमें ट्रेस करने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उसकी हम फिर से चर्चा करेंगे। थैंक यू।